जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका टोटल ज्योग्राफी चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पेपर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बिना समय गंवाए हुए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नज़र डालते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न है ए में स्टार डायग्राम को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार डायग्राम को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि इसको घड़ी आरेख भी कहते हैं, इसको रोज आरेख भी कहते हैं, इसको वेक्टर आरेख भी कहते हैं। यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसको क्लॉक डायग्राम कहते हैं, रोज डायग्राम कहते हैं और वेक्टर डायग्राम के नाम से इन्हें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आपको पता है कि ये जो डायग्राम है इसके द्वारा मूल्यों को क्या करते हैं कि केंद्र से भी संबंधित दिशाओं में जो सिंपल लाइंस होती है, सरल रेखाएं होती है, उसको खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। पहला नंबर कि स्टार डायग्राम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको घड़ी आरेख, रोज आरेख और वेक्टर आरेख भी कहा जाता है। यानी सभी आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि फसलों के क्षेत्रफल, वर्धन काल एवं जलवायु के संबंध को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो माय डियर यह एक्चुअली में अर्गोग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया था, प्रदर्शित किया था अर्गोग्राफ के द्वारा। यानी आंसर 1 हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है कि एक विशेष प्रकार का यह आरेख है अर्गोग्राफ, जिसमें किसी क्षेत्र की फसलों के क्षेत्रफल और उसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड यानी वर्धन काल, जो उगने की जो अवधि होती है उसको ग्रोइंग पीरियड कहते हैं। उस क्षेत्र की जलवायु जैसे तापमान, वर्षा, जो उससे रिलेटेड है उसको मिलाकर जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अर्गोग्राफ के माध्यम से। यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यह कह रहा है आपको कि उष्ण और आर्द्र जलवायु को क्या कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उष्ण और आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने एक क्लाइमोग्राफ बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर जो थे, जिन्होंने, आपको याद होगा, ग्रिफिथ टेलर ने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था, रुको और जाओ सिद्धांत, या नव निश्चयवाद का सिद्धांत, या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत उन्होंने दिया था, विचार दिया था। तो एक्चुअली में ये उन्हीं का जो है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा डेवलप किया गया एक विशेष प्रकार का ग्राफ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमोग्राफ। अब इस क्लाइमोग्राफ में क्या होता है कि किसी स्थान के औसत यानी एवरेज वेट बल्ब जो टेम्परेचर होता है, यानी जिसको औसत आर्द्र बल्ब तापमान कहते हैं, और आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, उसके आंकड़ों को क्या करते हैं कि ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बनाते हैं और आरेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। जो हम मेरा डायग्राम ग्राफ बनता है उसको उस जगह के क्लाइमोग्राफ बनता है। अब किसी शहर का क्लाइमोग्राफ हो सकता है, जिससे कोलकाता, पटना या नई दिल्ली या किसी भी शहर का ये क्लाइमोग्राफ हो सकता है। अब चूँकि क्लाइमोग्राफ जो बनता है तो इसमें क्या करते हैं कि उसकी जलवायु संबंधी जो सामान्य दशाएं होती है उसको देखने के बाद उसकी हमको क्या होता है कि पूरा उसका नेचर, उसका कंडीशन हमको बिल्कुल पता चल जाता है। अब 4 कोनों पर ये 4 जो शब्द होते हैं, याद रखिएगा, एक कीन शब्द होता है, एक स्कॉर्चिंग शब्द होता है, एक जो है आपको रॉ शब्द होता है, और एक जो होता है मग्गी शब्द होता है। तो स्कॉर्ची कहते हैं, स्कॉर्चिंग एक्चुअली में इसमें मिसटाइपिंग है, तो स्कॉर्ची होता है। तो एक्चुअली में इन्होंने जो है कि जो स्कॉर्ची जो लिखा हुआ है, हालांकि स्कॉर्चिंग भी उसको लिख दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कीन, स्कॉर्चिंग, रॉ और मग्गी, ये 4 जो शब्द हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कीन शब्द है, तो कीन जो होता है कि वह ठंडी और शुष्क जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है। यानी ठंडी रहेगी और ड्राई रहेगी। तो क्या होगा, जैसे कि जाड़े के दिनों में क्या होता है, एकदम ठंडा मौसम है और ड्राई भी है। खासकर फरवरी के महीने में देखिएगा तो ठंडा भी है, ड्राई भी है, जिसकी वजह से आपका होंठ वगैरह फटने लगे। तो
समझ जाइए कि ड्राई है और ठंडा भी है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती है। इसमें आर्द्र बल तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और अपेक्षिक आर्द्रता भी 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहती है। तो ये जनवरी दिसंबर की विशेषता होती है कीन का। जहाँ तक स्कॉर्चिंग की बात है, यह उष्ण शुष्क जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है, यानी हॉट होता है और ड्राई होता है। यह आर्द्र बल्ब तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होता है और अपेक्षित आर्द्रता 40% से कम होती है। खासकर अगर आप जाइएगा नवंबर के महीने में, जो आपका होंठ खूब फटता है नवंबर में, तो उस समय आपके वैसलीन पॉकेटे में रहता है, तो एक्चुअली में वो स्कॉर्चिंग का समय होता है। और जहाँ तक मग्गी की बात है, तो यह उष्ण और आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी उष्ण आर्द्र जलवायु में क्या होता है, तो इसमें टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और अपेक्षिक आर्द्रता यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वह 70% से अधिक होती है। तो ये कंडीशन कब होता है, तो ये कंडीशन होता है आपको जुलाई और अगस्त के महीने में विशेष रूप से। जैसे कि अभी जो समय चल रहा है जुलाई, इसके बाद अगस्त होगा, यानी कि इसमें क्या होता है, गर्मी भी रहती है और नमी भी रहती है, जिसकी वजह से पंखा चल रहा होता है, पसीना नहीं सूखता है। पता चला कि रात में सो रहे हैं, तकिया भीग गया, पलट के लगा लिए, वो भी भीग गया, जबकि फ़ैन भी चल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पसीना है वह सूख नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जिस वातावरण में हैं उस वातावरण को मग्गी नाम दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, यानी MUGGY, मग्गी शब्द। तो मग्गी शब्द की और क्या विशेषता हो गई, तो इसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगी और मॉइस्चर जो होगी, अपेक्षित आर्द्रता, वह 70% से अधिक होगी। तो इस तरह की स्थितियाँ उसमें क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं। जहाँ तक बात है रॉ की, RAW की, तो यह जो है कि ठंडी और आर्द्र जलवायु होती है। आर्द्र बल्ब जो तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है टेम्परेचर, और अपेक्षित आर्द्रता जो होती है 70% से अधिक रहती है। तो ये रॉ की विशेषता हो जाती है। तो एक्चुअली में प्रश्न यह कह रहा है आपके सामने कि उष्ण और आर्द्र जलवायु को क्या कहा जाता है, तो माय डियर इसके लिए सबसे जो सटीक आंसर है वह है आपको मग्गी, यानी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो समान तापमान वाले जो स्थान होते हैं उसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म। चूँकि तापमान की बात आती है, टेम्परेचर होता है तापमान को, और आइसो का मतलब होता है इक्वल, तो आइसोथर्म का मतलब समान तापमान। तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर में 2। जबकि आइसो जो बार होता है, तो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो बार कहते हैं, जिसको समदाब रेखा कहा जाता है। जहाँ तक बात है इसमें 3 नंबर ऑप्शन का, तो आइसो ब्रंट एक होता है। तो एक्चुअली में ये जो आपका आइसो जो ब्रंट है, तो आइसो ब्रंट का मतलब पहले होता क्या है, इस चीज़ को जो है आप समझ जाइए, क्योंकि कई बार जो है ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइसो ब्रंट का मतलब ये होता है कि तूफान वाले स्थान, यानी इक्वल अगर तूफान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा खींच दी जाए तो वह आइसो ब्रंट हो जाता है। तो ये आइसो ब्रंट होता है, यानी समान तूफान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो ब्रंट कहा जाता है ना। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, आइसो ब्रंट यानी समान तूफान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो ब्रंट कहते हैं। जहाँ तक बात है आइसो हेल की, तो आइसो हेल का मतलब ये होता है कि समान सूर्य के प्रकाश वाले, सनशाइन वाले प्लेसेस को मिलाने वाली जो लाइंस होती है ना, उसी को आइसो हेल कहते हैं, यानी समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेल कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जान लीजिए कि आइसो हेलाइंस पूछ दे, तो समान समुद्री जल की लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हेलाइंस कहते हैं।
अगर आइसोगोन्स पूछ दिया तो आइसोगोन्स का मतलब होता है कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोगोन्स कहते हैं। अगर आइसोक्रोन पूछ दिया तो इसका मतलब होता है कि किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोक्रोन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु से एक समान समय में, इक्वल टाइम में जितनी दूरी तय की गई और अलग अलग स्थानों पे सेम कंडीशन है तो उन सभी को मिला दी जाएगी जिस रेखा से, उसी को आइसोक्रोन कहता है। जहाँ तक बात है आइसोनीफ की, तो समान बर्फ वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनीफ कहते हैं। यानी इक्वल एसनो वाले प्लेसेस जो होते हैं, कनेक्ट करने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोनीफ के नाम से जाना जाता है। और जहाँ तक बात है आइसोनेफ, एक नेफ होता है, तो समान जो क्लॉडिनेस वाले एरिया होते हैं उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, जिसको समान बादलों वाले एरिया को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा इसमें कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आइसोथर्म कहते हैं। यानी डी का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जहाँ तक बात है ई नंबर, किस उपकरण द्वारा वायु की दिशा निर्धारित की जाती है, तो वायु की दिशा को निर्धारित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो विंड वेन का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखें, विंड वेन। तो विंड वेन का हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो विंड वेन का हम लोग प्रयोग करते हैं वायु की दिशा को निर्धारित करने के लिए। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जबकि बैरोमीटर से वायु का दबाव मापा जाता है, पायरोमीटर से सूर्य के जो है जो तापमान होता है उसको मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व मापा जाता है। तो ई का आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर, विंड वेन। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए। एफ कह रहा है कि जब बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाए तो वह किसका संकेत होता है। तो एक्चुअली में जब बैरोमीटर का रीडिंग यानी उसका पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो वह आंधी तूफान का सूचक होता है। यानी आंधी तूफान आने वाला होता है तभी जो है कि बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाता है। तो उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंधी तूफान, यानी तूफान का सूचक। क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है कि किस तापमान पर 0 डिग्री और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है, तो यानी कि -40 डिग्री। 3 नंबर जो विकल्प है -40 डिग्री, तो इसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान इक्वल हो जाता है। यानी जी का आंसर हो जाएगा 3 नंबर -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है कि क्लाइमोग्राफ को सर्वप्रथम किसने बनाया था। अभी अभी मैंने आपके सामने कहा था कि ग्रिफिथ टेलर ने, यानी क्लाइमोग्राफ जिसमें अभी आपने देखा कि कीन, स्कॉर्चिंग, रॉ और मग्गी जो शब्दों का प्रयोग किया गया, एक्चुअली में क्लाइमोग्राफ की बातें थी और इसको जो है कि ग्रिफिथ टेलर ने इसको बनाया था। यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर आई कह रहा है सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता जिससे मापी जाती है उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। यानी आंसर नंबर 2 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है और ये हमेशा प्रतिशत में मापी जाती है। जबकि रेन गेज से बारिश को मापा जाता है और नेफोमीटर से बादलों की मोटाई को मापी जाती है और फैथमोमीटर से समुद्र की गहराई को मापी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हाइग्रोमीटर, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर जे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। तो फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री सेल्सियस नहीं कर रहा, फ़ारेनहाइट की बातें हो रही है। तो बर्फ़ जिस पर पिघलने लगे तो वह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ क्या होता है, पिघलने लगता है पानी के रूप में, तो वह गलनांक बिंदु होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है जिसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, तो सेल्सियस में अगर आता तो 0 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन यह क्या है, यह फ़ारेनहाइट की बातें हो रही है जिस पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाए उसको गलनांक बिंदु कहते हैं। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी आंसर इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो ये आपका था ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर लेके आऊँगा और भी जो है कि क्वेश्चंस के साथ। इसको ज़रूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा,
क्योंकि ये सब वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना रहे हैं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।